गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, सभी को अ वेरी वेरी शानदार वाला गुड इवनिंग। अर्जुन सैनी, अभी भी एक बच्चा ऐसा कह रहा है जो हमें हैंडआउट का लिंक नहीं है। मैं आपसे सबसे पहले हैंडआउट का लिंक शेयर कर देता हूं। चलो ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैं आपसे हैंडआउट का लिंक शेयर कर देता हूं। आखिरी में कोई बच्चा नहीं कहे सर लिंक नहीं है। आप सबके पास मेरा नंबर भी है, आप लोग नंबर पे मैसेज करके कभी भी लिंक ले सकते हैं। फिर भी कुछ एक दो बच्चों ने मैसेज किया सर लिंक। बेटा आपके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से पॉपअप की मदद से आप लोग एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में एक लिंक होगा, उसे कॉपी कर लो और फिर वहां से खोल लो। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, जिस बच्चे का डाउट था सर लिंक नहीं मिला, मिल गया होगा ना अभी? हाँ, मैंने कई बार शेयर किया सुधांशु, फिर भी कुछ बच्चे हैं कि खुश रहो अमित बेटा, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर नहीं है, तुमको मैंने बता दिया। डेसीमीटर क्यूब हर्षित, ऑल राइट। चलिए शुरू कर रहे हैं अपना आज क्लास। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको मैं दे दूं होमवर्क। एक मिनट, होमवर्क लिख लेते हैं। सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा आज की क्लास का नंबर 1, रिवाइज लेक्चर 4 ऑफ थर्मो। आज का जो लेक्चर होगा, मैं पहले बता दूं, बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। आज की जो लेक्चर होगा उसमें आप सबके सामने एक A4 साइज का पेपर होना चाहिए। एक पेपर सेपरेट कर लो अलग से, वो बाद में आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा। क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी फॉर्मूले वाली होने वाली है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाली है, मतलब फॉर्मूले ज्यादा आएंगे। एक A4 साइज का पेपर ले लो, उसमें मैं जहां बोलूं, मैं जब बोलूं लिख लो तभी लिखना, सब कुछ नहीं लिखना है। मैं जब बोलूं लिख लो तभी लिखना, ठीक? A4 साइज का पेपर ले लो, उसमें जितने सारे फॉर्मूले आएंगे वो सारे लिखने बेटा, ऑलराइट? तो A4 साइज का पेपर, निहर एक बच्चा कह रहा है सर एरर एरर आ रहा है उसमें। अब आप उससे अलग से मैसेज कर लेना, क्लास के लास्ट में एक बार फिर से अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे उसमें मैसेज करके लिंक ले लेना, ठीक है? अब इस बात को यहाँ पे खत्म करो, क्लास में फोकस करो, सभी लोग क्लास में फोकस करो। सबसे पहले आप सबके सामने एक A4 साइज का पेपर होना चाहिए, जब मैं बोलूं लिख लो तभी लिखना है, ठीक है? बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उन्हें लिखना। मैं फॉर्मूले बताते चलूंगा, उन्हें फील कराते चलूंगा, लेकिन वही है कि फॉर्मूले एक बार आपके सामने होने चाहिए, राइट? सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 4 ऑफ थर्मो। जब आप लेक्चर 4 रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद रहेगा लेक्चर 1 टू लेक्चर 4, फुल पूरा रिवाइज करना है। अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो क्या करे, दोनों रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स बना ले। बच्चों आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सीक्वेंस को मेंटेन रखा करो। मैं जिस सीक्वेंस में होमवर्क देता हूं उसी सीक्वेंस में क्या करो, आगे पीछे नहीं किया करो, ठीक है? हाँ, कोई नंबर 1 जैसा मान लो होमवर्क आपने जल्दी जल्दी हो गया तो अच्छी बात है, 5 मिनट में कर लो, लेकिन करो सबसे पहले नंबर 1, फिर नंबर 2 करो, फिर नंबर 3 करो, जो आसान है, जल्दी बन जाएगा, ऑलराइट? फिर उसके बाद आप करेंगे इलस्ट्रेशन अप टू 40। थर्मो के जो इलस्ट्रेशन है मस्ट सॉल्व करें, अच्छे इलस्ट्रेशन है। जो थर्मो आपके मॉड्यूल के जो थर्मो के इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, अच्छे सवाल है जरूर करें, एक दो सवाल अपने यहाँ पे भी आएंगे क्लास में। अगला आपका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स अप टू 3। आपको सॉल्व करना रहेगा बिगिनर बॉक्स अप टू 3, राइट? बिगिनर बॉक्स अप टू 3 तक सॉल्व करना है। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 अप टू 39 एनसीईआरटी पढ़ते रहे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है ना, जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है वो हमारे सीक्वेंस से मैच नहीं करेगा, कभी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, घबराओ मत। एनसीईआरटी बहुत कुछ दे रखा है, हम लोग केवल मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के हिसाब से आपको चीजें दी जाती है, नीट के हिसाब से, ऑलराइट? नहीं बेटा, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? राहुल कुमार हो जाएगा वो क्लास में, चिंता मत करो, ठीक है? एक सेकंड, मैं से रिफ्रेश करूं, कुछ प्रॉब्लम
हाँ, तो सबसे पहले आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा नेक्स्ट क्लास का, ऑलराइट। तो इसे जरूर करें, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उसमें जो अलग से पॉइंट मिले उन्हें ऑब्जर्व करना है। अगेन यार, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट फिर भी आपको सलाह दी जाती है कुछ भी छूटे नहीं। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, जब मैं कहूं लिखना है तो लिखते चले, ठीक है। हाँ, मुझे पता है बेटा, पहले मैं दे चुका हूँ 39, अभी इतना ही है। एक्चुअल में है क्या, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आपके मॉड्यूल में आज हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, राइट। तो वर्क डन के आपके मॉड्यूल में, मतलब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, केवल 4 से 5 सवाल, ज्यादा नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्क डन पे फोकस नहीं करते, इसीलिए इस पे बेस्ड सवाल भी बहुत कम है। तो जो वर्क डन का पूरा कंसेप्ट आता है वो डिटेल में फिजिक्स में आता है, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको जितना बताते चलो, आज वो ध्यान से सुनते चलो। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, आपका ध्यान चाहिए। देखो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इंथैल्पी पे। आज मैं आपके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम हीट कैपेसिटी। सबसे पहले आपको मैं इसका फील बताऊंगा आखिर ये है क्या। सबसे पहला टर्म है हीट कैपेसिटी, राइट। हीट कैपेसिटी मतलब किसी की कितनी कैपेसिटी है हीट लेने की। जब हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे मान लो हमारे सामने ये ग्लास है, ग्लास में भरा है पानी, ठीक है। ग्लास में भरा है पानी, हम लोग इसको दे रहे हैं हीट। जब इस सब्सटेंस को हम लोग हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को कितना हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए। मतलब amount of heat required to raise the temperature of given amount of substance by 1 डिग्री सेल्सियस or 1 Kelvin is called heat capacity। बच्चों, आप सभी जानते हैं जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए पहले इसका टेम्परेचर था T1 डिग्री सेल्सियस, इसे पल भर के लिए मैं कह देता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। हमने जब हीट दिया तो इसका टेम्परेचर हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। पल भर के लिए इसे कह देता हूं मैं 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप डेल्टा टी निकालोगे, जो डिफरेंस निकालोगे, चाहे 25 माइनस सॉरी चाहे 35 माइनस 25 करो, चाहे इसे केल्विन में बदल के करो, मतलब 25 प्लस 273 कर दो या 35 प्लस 273 कर दो, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। मतलब मैं कहूं कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया बोलना या 10 केल्विन से बढ़ गया, बात बराबर है। क्लियर। तो जब भी मैं बोलूं किसी भी सब्सटेंस को कितना हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, ये डिफरेंस की बात हो रही है। मतलब पहले कितना था से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या 1 केल्विन बढ़ गया। जब डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का होना चाहिए तो या बोलता हूं, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। इमेजिन करिए बच्चों, ये हमारे सामने ग्लास में भरा पानी है, इसको हमने क्यू हीट दी, तो क्यू हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी से। क्लियर। यहां पे कितना पानी है अभी इसका अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। जब हीट कैपेसिटी बोलते हैं तो हीट कैपेसिटी में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता है, अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड, राइट। यहां पर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियर। तो आप कैसे सोचोगे, ऐसे सोचोगे कैसे, सर हमने क्यू हीट दिया, सर हमने क्यू हीट दिया तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया। यानी कि अपन ये भी तो कह सकते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर तब बढ़ता है जब इसको क्यू हीट देते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब है कितना हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए। डेल्टा टी बढ़ता है क्यू हीट देने पे। तो सोचो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, सर क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब ये जो क्यू बाई डेल्टा टी है यही क्या है, सर हीट कैपेसिटी। यही क्या है, हीट कैपेसिटी। हमने बातों बातों में हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लिया। ये जो मैंने आपके सामने यहां पे ऐसे लिखा, अभी मैंने लिखने को नहीं बोला, अभी कॉपी मत लिखना। ये जो मैंने आपके सामने ऐसे लिखा उसे यहां ऐसे लिख रहा हूं। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इसका डब्ल्यू ग्राम है, राइट। मैं क्या कहूंगा, dq हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर में राइज होता है dt, और
dt टेम्परेचर तब बढ़ता है जब उसे हम dq हीट देते हैं, और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग कितना हीट देंगे, dq बाई dt। मतलब ये जो dq बाई dt है, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड। ये क्या है बच्चों, कितना हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, इसे ही तो हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब अपने सामने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ चुका है dq बाई dt। कुछ बच्चों को d से डर लगता है, इसीलिए हम लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं c बराबर q बाई डेल्टा टी। ये क्या है, हीट कैपेसिटी। आप सब समझदार हैं, इस फॉर्मूले को देख के आप लोग मुझे इसकी यूनिट तो बता ही दोगे सर। बिल्कुल बता देंगे। क्यों, क्या है हीट, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल या किलो जूल या कैलोरी या कुछ कुछ कुछ। हीट है तो जूल, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। कभी जूल पर केल्विन कह सकते हैं, तो कभी जूल डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, तो कभी कैलोरी पर केल्विन भी कह सकते हैं। बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर हमारे सामने ये जो पानी है ये इतना है, तो इसको हमने क्यों हीट दिया, तो टेम्परेचर इतना बढ़ा। मान लो पानी ज्यादा होता, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होता, तो इतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट भी तो ज्यादा देना पड़ता। बिल्कुल बात है। मान लो पानी थोड़ा सा होता, अगर पानी थोड़ा सा होता, हीट भी थोड़ा सा दिया होता, टेम्परेचर उतना बढ़ता। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने से हीट कैपेसिटी बदल रही है। इसीलिए बच्चों ये जो हीट कैपेसिटी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं जैसे ही कह देता हूं हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप सब समझ गए, इसमें अलजेब्रिक सारे लॉज लगाए जाएंगे। इसमें अलजेब्रिक सारे लॉज लगाए जाएंगे। आपकी कॉपी में आएगा सबसे पहला फॉर्मूला हीट कैपेसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी। आपकी कॉपी में उस A4 साइज के पेपर में सबसे पहला फॉर्मूला लिखना सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो सी है ये क्या है, हीट कैपेसिटी। ये जो क्यू है ये क्या है, हीट। जो हीट होती है हम उसे कभी कांस्टेंट प्रेशर तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करते हैं। पल भर के लिए मान लो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड किया। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो क्या सीपी बोल दे, सर सीपी क्यों बोला, हीट कैपेसिटी इन जनरल था, जब कांस्टेंट प्रेशर पे दिया तो सी। ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब बच्चों अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी। आपके कॉपी में आएगा दूसरा फॉर्मूला, आपके A4 साइज के पेपर में आएगा दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी। बच्चों जैसा हमने कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा, ठीक वैसा हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जो हम हीट दे रहे हैं, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या आप सबको वीडियो दिख रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो वीडियो नो वीडियो। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ ओके है, ऑलराइट। बच्चों जैसा हमने कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा, वैसा हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जहां सीपी है वहां सीवी होगा, जहां क्यूपी है वहां क्यूवी होगा। आप सभी जानते हैं जो क्यूवी होता है वही डेल्टा ई होता है। मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं डेल्टा ई बराबर सीवी डेल्टा टी। बच्चों आपके A4 साइज में आएगा तीसरा फॉर्मूला। मैंने आपको समझाया कि जो हीट कैपेसिटी होता है, जो हीट कैपेसिटी होता है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जिससे किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा सके। अभी मैं फील कराऊंगा, निश्चिंत रहो। ये जो सबसे पहला टर्म आपके सामने आया उसका नाम है हीट कैपेसिटी। मतलब किसको कितनी हीट दे कि टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। इसी से मिलता जुलता अगला शब्द है जिसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। इमेजिन करो यही जो ग्लास आपके सामने बनी है, यहीं पे जो ग्लास में पानी भरा है, ये ग्लास में पानी 1 मोल होता, ये ग्लास में पानी 1 मोल होता। कहने का मतलब ये जो पानी है मात्र 18 ग्राम होता। अभी पानी W ग्राम था, अगर मैंने इसी में 18 ग्राम पानी भरा होता, 18 ग्राम पानी यानी कि 1 मोल पानी। अब 1 मोल पानी को कितना हीट दे, सुनिएगा, 1 मोल पानी को कितना हीट दे। यार कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं सर वीडियो नहीं आ रहा।
डिस्टर्ब करते हो आप लोग। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे के एंड पे है वो हाँ सब कुछ ओके, मुझे पता है, तभी तो बाकी बच्चे लिख रहे हैं। प्लीज अपने आप को रिफ्रेश करते रहो, ठीक है, ऑल क्लियर है, सब कुछ ओके है। सुनो ना, अगर यहीं पे 18 ग्राम पानी होता तो 18 ग्राम पानी यानी कि 1 मोल, मोलर हीट कैपेसिटी विच इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर 1 मोल। हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड है। अगर यहां पे 18 ग्राम पानी होता और फिर हमने इसको हीट दिया होता तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बड़ा होता, तो हम लोग इसे कहते मोलर हीट कैपेसिटी। इसे मैं ऐसे समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। सीएम यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल सब्सटेंस को कितना हीट दे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, वही मोलर हीट कैपेसिटी। इसे मैं ऐसे बोलता हूं, सुनिएगा। मान लो मेरे पास यहां पे सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है इसमें एन मोल है। मान लेते हैं एन मोल की हीट कैपेसिटी है, एन मोल की हीट कैपेसिटी है सी। हमें निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी, जो कि डिफाइंड है 1 मोल के लिए। सर एन मोल की है सी, यानी कि सर 1 मोल की होगी, बोलो सी बाई एन। ये 1 मोल की क्या है? हीट कैपेसिटी। ये जो 1 मोल की हीट कैपेसिटी होती है, क्या यही मोलर हीट कैपेसिटी होती है? सर बिल्कुल। तो अपने सामने फॉर्मूला आ गया, सीएम बराबर सी बाई एन और मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्यू बाई एन डेल्टा टी। बच्चों आपके A4 साइज में अगला फॉर्मूला लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्यू बाई एन डेल्टा टी। क्यू बाई एन डेल्टा टी, क्यू बाई एन डेल्टा टी। लो हमने मोलर हीट कैपेसिटी बना लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? सर क्यू है तो जूल, एन है तो मोल, टी है तो केल्विन, मतलब सर जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चों बताओ ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कोई भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसे हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंटेंसिव पहचानने के आपको मैंने 2 रूल बताए थे। सबसे पहला रूल बताया था एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, और दूसरा रूल बताया था जब भी कभी किसी यूनिट को पर यूनिट में लिख देते हैं, जब भी कभी किसी यूनिट को पर यूनिट में लिख देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी को जब हमने पर मोल में लिखना शुरू कर दिया, पर यूनिट में लिखना शुरू कर दिया, तो वो क्या बन गया? इंटेंसिव। मतलब बच्चों जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या है? इंटेंसिव। हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो डिपेंड करता है, कभी कांस्टेंट प्रेशर तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं। मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट होता, सर जब प्रेशर कांस्टेंट होता ये जो हीट कैपेसिटी है ये भी सीपी होता, क्योंकि मोलर है तो सीएमपी होता। हेलो, इसे हम लिख दे सीएमपी, चलेगा। जहां क्यू है वहां लिख दे क्यूपी, चलेगा। अपॉन एल डेल्टा टी कह दे, चलेगा। आप सबको भली भांति पता है जो क्यूपी होता है वही डेल्टा एच होता है। मतलब जहां क्यूपी है वहां डेल्टा एच लिख दे। हमारे सामने फॉर्मूला आएगा डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। बच्चों आपकी A4 साइज के पेपर में अगला फॉर्मूला लिखा जाएगा डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी। एक बार बोलना मेरे साथ सब लोग, डेल्टा एच क्या है? बोलो बोलो, डेल्टा एच क्या है? सर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एन क्या है? मोल। सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ सही है मैं सीएमपी लिखूं, लेकिन पेपर में किताबों में सवालों में सीएमपी लिखा नहीं आता, सीपी लिखा होता है। अपने को पहचानना पड़ता है, पहले मोल है यानी ये मोलर ही है। अगर पहले मोल नहीं होता तो हम समझ जाते वो हीट कैपेसिटी है, पहले एन है तो समझना वो केवल मोलर हीट कैपेसिटी है। एम लिखा नहीं आता, ऐसी क्लियर लैंग्वेज नहीं आती, खुद को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। हाँ लिखा आ गया एम तो आप लकी हो, समझ जाना मोलर है। क्लियर बच्चों, कभी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। हेलो, कभी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा
तो जो CMP है क्या वही CMV होगा? बिल्कुल। जो QP है क्या वही QV होगा? बिल्कुल। अपॉन n डेल्टा टी होगा? बिल्कुल। जो QV होता है क्या वही डेल्टा टी होता है? बिल्कुल। ऐसा हमने कब बताया था? लास्ट क्लास में। अरे सुनो ना, मैं लिख दूं डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा टी, चलेगा? सर चलेगा। आपके A4 साइज में अगला फॉर्मूला डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा टी। बच्चों ये जो CP और CV होता है ना, बड़े काम का होता है। एक बार जहां आप सब बैठे हैं वहां जोर जोर से बोलेंगे तभी फील आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी ना, मोलर हीट कैपेसिटी ना। सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो सीवी क्या है? सर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो देखना ये बहुत आसानी से फील कराऊंगा। अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं तो लिखते चलो। सुनो ना, सबसे पहले आपको मैंने हीट कैपेसिटी बताया, मोलर हीट कैपेसिटी जो एक मोल के लिए डिफाइन है वो बताया। जो सीपी और सीवी है बड़े काम की चीज है। आपको मैं बता दूं जो सीपी और सीवी है, कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि हमारे सवालों में केवल सीवी दिया होता है और सीपी निकालना होता है। मतलब किसी भी आइडियल गैस सिस्टम में अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी है उससे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट है निकाल सकते हो। इसे ऐसे समझो, सीपी से सीवी, सीवी से सीपी निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। अच्छा वो क्या होता है? चलो बताता हूं वो क्या होता है। बच्चों क्या आपको H बराबर E प्लस पीवी याद है आइडियल गैस के लिए? याद है। बच्चों आइडियल गैस के लिए P बराबर एनआरटी होता है? होता है। जहां पीवी है एनआरटी लिख दो, चलेगा? सर चलेगा। बच्चों मैं H बराबर E प्लस एनआरटी लिख दूं, चलेगा? चलेगा। सुनो, जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं हम बात क्या करते हैं? हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ कौन रहा है? टेम्परेचर। वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। बदल कौन रहा है? टेम्परेचर। क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर बदल रहा है, इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा। सर कैसे पता चला टेम्परेचर बदल रहा? अरे हीट कैपेसिटी का मतलब यही है, कितना हीट दो कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए। मतलब इस पूरे को हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं लिख दूंगा डेल एच बाई डेल टी, चलेगा। मैं लिख दूंगा डेल ई बाई डेल टी, चलेगा। मैं लिख दूंगा डेल एन आर टी बाई डेल टी, चलेगा। बच्चों आप सबको पता है जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। बच्चों आप सबको पता है 2s का डिफरेंशिएशन 2 होता है। बच्चों nRT में जो t है वो वेरिएबल है x के जैसा, लेकिन जो nr है वो कांस्टेंट है 2 के जैसा। जब मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो t तो 1 होगा, nr जाकी कांस्टेंट है वो बाहर होगा। मतलब मैं लिख दूं डेल एच बाई डेल टी बराबर डेल ई बाई डेल टी प्लस nr, चलेगा? सर दौड़ेगा। बच्चों थोड़ा सा पुरानी बातें याद करते हैं। आप सबको हमने दिखाया था, सुनो, आप सबको हमने बताया था कि जो हीट कैपेसिटी होता है दैट इज C बराबर QP बाई डेल्टा टी। बच्चे स्मॉल d डिफरेंशियल से डरते हैं, इसीलिए हमने उसे डेल्टा H लिख दिया। मतलब ये जो QP बाई डेल्टा टी लिखा है इसे मैं लिख सकता हूं क्या? डेल्टा H बाई डेल्टा टी, चलेगा? चलेगा। इसे हम लिख सकते हैं डेल H बाई डेल टी, चलेगा? चलेगा। ऐसा नहीं लग रहा जो डेल H बाई डेल टी वो CP है? सर बिल्कुल है। तो ऐसा करते हैं ना, हमने जहां डेल H बाई डेल टी लिखा था वहां लिख ले CP, चलेगा? चलेगा। बोलो चलेगा। जहां लिखा है डेल E बाई डेल टी वहां लिख ले CP, चलेगा? चलेगा। प्लस NR लिख ले, चलेगा? चलेगा। अभी आने वाला है सबसे चौंकाने वाला कंसेप्ट, सीपी बराबर सीवी प्लस एनआर। ये सीपी और सीवी में रिलेशन निकाल लिया। पल भर के लिए मान लो 1 मोल है। सर हम नहीं मानेंगे, मान लो पल भर के लिए, पल भर के लिए मान लो 1 मोल है, ठीक है मान लेते हैं सर। जैसे 1 मोल होगा तो एन की वैल्यू 1 होगी।
Cp बराबर Cv प्लस R होगा, Cp माइनस Cv R होगा। ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। बच्चा रट्टा मार लेता है, Cp माइनस Cv बराबर R होता है, वो भूल जाता है। ये हमेशा नहीं, ये तभी सही होता है जब 1 मोल होता है। क्योंकि जब 1 मोल होता है तो जो Cp है वो मोलर हीट कैपेसिटी, जो Cp है वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और जो Cv है वो मोलर हीट कैपेसिटी, वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। कभी कभी सवाल में 1 मोल नहीं दिया होता, जब 1 मोल नहीं दिया होता, जब इन जनरल n मोल की बातें होती हैं, तो बच्चों याद रखना हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता है Cp माइनस Cv बराबर NR। सर ये कौन सी बड़ी बात थी, ये तो यही लिखा हुआ था। यहीं पे तो ट्विस्ट है, आप फॉर्मूले तो लगाते हो, फॉर्मूले में वैल्यू चिपकाते हो, मतलब भूल जाते हो। हमने जो del H by del T को Cp लिखा, ये Cp हीट कैपेसिटी, लेकिन जैसे ही 1 मोल होता है, यही हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी होता है। Cp माइनस Cv बराबर R में Cp और Cv हीट कैपेसिटी नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी है। लेकिन Cp माइनस Cv बराबर NR में लल्ला, जो Cp है वो हीट कैपेसिटी है। हाँ एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ एट कांस्टेंट प्रेशर। जो Cv है वो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, वो 1 मोल का नहीं है, गिवन मोल का है, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, ये हीट कैपेसिटी है। हाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ध्यान रखना है, जब 1 मोल बोले तभी मोलर हीट कैपेसिटी की बातें हैं। चाहे n मोल को 1 मोल में कन्वर्ट करके वो फॉर्मूला लगाना, चाहे जब मोल 1 के अलावा कुछ और दे तो ये लगाना, लेकिन जो Cp है वो हीट कैपेसिटी है, जो Cv है वो हीट कैपेसिटी है। बच्चों जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। वहां पे कंसेप्ट आता है पॉइसंस रेशियो का। ये जो Cp बाई Cv होता है उसे हम लोग गामा बोलते हैं। ये जो गामा होता है बच्चों, इसे बोलते हैं पॉइसंस रेशियो। ये बड़े काम का है, जो फिजिक्स में डिटेल में आएगा, चिंता मत करो। मैंने मोल कंसेप्ट में भी आपको बताया था और आज फिर से बता रहा हूं। ये जो गामा है उससे हम लोग एटॉमिसिटी बता सकते हैं। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो ये है 1.6, अगर डायटॉमिक गैस है तो ये होता है 1.4, अगर पॉलीएटॉमिक है तो होता है 1.33। मोल कंसेप्ट में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैं याद दिला रहा हूं। टॉपिक था मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। वहां पर भी हमने इस पे बात करी थी। तो आपका होमवर्क रहेगा, एक बार आप मोल कंसेप्ट के हैंडआउट से रिवाइज करना। वो मेथड कुछ बच्चों को भूल गया होगा, वो क्या था। वहां भी हमने गामा के बारे में बात करी थी, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ के बाद वाला सुधांशु, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ के बाद वाला, राइट। तो वहां पे आप देखना। फिलहाल मैं फिर से कहूंगा, हमारे केमिकल थर्मोडायनामिक्स का काम का नहीं है, मुझे बस एक कंसेप्ट समझाना है, इसलिए बता देता हूं, राइट। लिसन केयरफुली। बात चल रही थी हीट कैपेसिटी की। हाँ ठीक है, हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ वेट स्पेसिफाइड नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल है। वहीं पे जो तीसरा टर्म है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इमेजिन करो वही हमारे पास ग्लास है, उसी ग्लास में भरा पानी है, बस फर्क इतना है यहां पे जो पानी है थोड़ा सा 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए। इस हीट कैपेसिटी में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को कितना हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसे अगर हम फॉर्मूले की शक्ल दें कैसे बच्चों, सुनिएगा। अभी मैंने आपको मोलर हीट कैपेसिटी बताया था, आप सबने अपने A4 में फॉर्मूला भी लिख लिया होगा। मैंने कहा n मोल की हीट कैपेसिटी है C, तो 1 मोल की है C बाय n। अभी सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, नेक्स्ट टर्म में हमारे सामने
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे कह रहा हूं, लिसन केयरफुली। n मोल की हीट कैपेसिटी थी C, बोलो ना। तो 1 मोल की हीट कैपेसिटी थी C/n, बोलो ना। 1 मोल का जो वेट होता है वही मॉलिक्यूलर वेट होता है, बोलो ना। तो मॉलिक्यूलर वेट की हीट कैपेसिटी है C/n, मतलब 1 ग्राम की जो हीट कैपेसिटी है वो है C/n इंटू m। बच्चों ये जो n इंटू m है दैट इज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो वेट होता है वही तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसे फिलहाल स्मॉल m बोल दे, चलेगा सर? चलेगा। मतलब मैं कह देता हूं जो C है दैट इज Q बाई डेल्टा टी अपॉन nm लिख दू m, चलेगा? चलेगा। जो Q बाई m डेल्टा टी है, अरे यही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c या s है। हम लोग स्मॉल सी नहीं लिखेंगे, क्यों सर? क्योंकि कैपिटल सी स्मॉल सी में अंतर पता नहीं चलता। बताऊं कैसे? चलो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बताओ ये मैंने स्मॉल सी लिखा है कैपिटल सी, बताओ ये मैंने स्मॉल सी लिखा है कि कैपिटल सी? बोलो ना बेटा, ये मैंने स्मॉल सी लिखा है कैपिटल सी इसीलिए ये मैंने स्मॉल सी लिखा है कैपिटल सी, कैपिटल सी लिखा है। अब बताओ, अच्छा ठीक है सर, अब बताओ, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो बच्चों को, इसीलिए हम लोग उसे एस लिखेंगे, राइट? तो स्मॉल सी से लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम लिखते हैं, कभी कभी सिंपल सी लिख देते हैं, बस पता करना पड़ता है मोल की बात कर रहा है इसलिए मोलर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी या एस से लिखते हैं, राइट? तो अभी फिलहाल अपन एस लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसे मैंने कह दिया एस, चलेगा? चलेगा। बच्चों आप सब समझदार हैं, मुझे जरा इसकी यूनिट बताओ, यूनिट बताओ जल्दी से, इसकी मुझे यूनिट बताओ जल्दी से। सर क्यू जूल है, एम ग्राम है, डेल्टा टी सर जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। बच्चों एक बात बताओ, ये एक्सटेंसिव होना चाहिए या इंटेंसिव होना चाहिए? सर जब भी हम किसी यूनिट को पर यूनिट में डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी यूनिट को पर यूनिट में डिफाइन करते हैं वो एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव होता है। आंख बंद करके ये इंटेंसिव ही तो होगा। सुनो ना, जब हम हीट देते हैं तो कभी कांस्टेंट प्रेशर कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं। आप सब मुझे बताओगे इस बार, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या क्यूपी होगा? होगा। जो क्यूपी होगा डेल्टा एच होगा? होगा। ऐसे लिख दो कि चलेगा? डेल्टा एच बराबर एम एस डेल्टा टी, बोलो चलेगा? डेल्टा एच बराबर एम एस डेल्टा टी, चलेगा। अपनी A4 साइज के पेपर में अगला फॉर्मूला लिखना एस का, एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी। A4 साइज पेपर में अगला फॉर्मूला लिखिएगा एस का, एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, और अगला फॉर्मूला लिखना डेल्टा एच का, डेल्टा एच इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बच्चों अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे लिख लिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी तो लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। आप सब मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? आप सब मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? डेल्टा एच की डेल्टा ई? बोलो यार, बोलोगे तब समझ में आएगा आप सुन रहे हो कि नहीं। डेल्टा ई लिख देता हूं मैं, डेल्टा ई बराबर एम एस डेल्टा टी, चलेगा? चलेगा। लिख लेंगे पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला अपने A4 साइज के पेपर में। बच्चों मैंने आपके सामने अभी 3 कंसेप्ट बताए, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपके पेपर पे फॉर्मूले लिखा है, देखना जब मैं सवाल कराऊंगा तो कैसे अपन फील से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला और फील दोनों साथ लेके चलेंगे। कभी कभी फील से फटाफट होगा, कभी कभी फॉर्मूले से फटाफट होगा, अपने को दोनों में पारंगत होना है। आज आपकी कॉपी में फॉर्मूला लिखा है तो आज अगर आप फॉर्मूले करोगे ना, सवाल बच्चों से फटाफट बनता है। लेकिन जब 3 महीने बाद बात आती है ना तो उन्हें हीट कैपेसिटी के सवाल समझ में नहीं आते, बता रहा हूं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। तो हीट कैपेसिटी में जब आपको फील आएगा तो देखना फटाफट सवाल बनेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला। आप सबके सामने है पहला सवाल, ये मुझे सॉल्व करने दो, राइट? ये मुझे सॉल्व करने दो, अगला आप करना। अभी 2 मैं करूंगा फिर आप करना। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पहले मैं फॉर्मूले का जादू दिखाता हूं फिर फील का। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की बात कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है मतलब 1 मोल का है। नहीं पढ़ने में आता तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हमने आपसे कहा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या कहोगे, अरे भैया ये गाड़ी ऐसे है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही, हम नहीं खरीद रहे, इतने धीरे चल रही। आप लोग यूनिट को पढ़ते हो, जैसे यूनिट को वहां पढ़ते हो ना वैसे यूनिट को यहां भी पढ़ो। कैसे? ये आपने जितनी आसानी से स्पीड को पढ़ा इसको ही पढ़ो ना। ये क्या लिखा है, 75 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा 1 मोल
को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 75 जूल देना पड़ता है, 75 जूल देना पड़ता है। तो बच्चा समझ जाता है यार 1 मोल का 1 केल्विन, यही तो मोलर हीट कैपेसिटी है। जिसको सवाल लैंग्वेज पढ़ने का मन नहीं करता उसके लिए। क्लियर? तो आप समझ गए, हमें फिलहाल मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। जब भी हीट कैपेसिटी बोलेगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी फिलहाल दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है, मोलर हीट कैपेसिटी है, यानी एक बात तो पक्की है, हमें सीएमपी दे रखा है। एक बात तो पक्की है, हमें सीएमपी दे रखा है। सवाल कहता है व्हेन 1 किलोजूल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है वही डेल्टा एच होती है। अरे सवाल में हमें डेल्टा एच दे रखा है 1000 जूल। सर आपने 1000 जूल तुरंत क्यों सोचा? यार ये जूल में है तो इसे भी जूल में सोचते हैं ना, वरना आगे चल के यूनिट तो बदलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डेल्टा एच हमें दे रखा है, सीएमपी हमें दे रखा है। सवाल हमसे क्या पूछा है? सवाल हमसे डेल्टा टी पूछा है। अरे डेल्टा एच देखा, मोलर देखा, तुरंत फॉर्मूला याद आया, डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच दे रखा है 1000, मोल दे रखा है। मोल दिया है क्या सर? कहां दिया? तो मोल निकाल लो यार। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 100/18 इंटू सीपी 75 इंटू डेल्टा टी निकालना है। जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से डेल्टा टी की वैल्यू आती है, कितनी आती है कोई बताएगा? जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल होता है यार, सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आती है? 2.4, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2.4। केल्विन बोल दो, डिग्री सेल्सियस बोल दो, चलेगा, कोशिश करो केल्विन में बोलो। बच्चों ये जो सवाल मैंने आपके सामने किया, फॉर्मूले से तुरंत हो गया। हो गया क्या? हाँ सर, डेल्टा एच का फॉर्मूला याद था, बन गया, राइट? मैं इसी तर्ज पे एक सवाल और बताता हूं आप सबके सामने। स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला जो सवाल है बच्चों, वो क्या कह रहा है सुनिएगा। इफ 1000 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम वाटर है, मन में तुरंत आ गया, अच्छा पानी है, यहाँ पे पानी जो है वो 180 ग्राम है। उसको हमने 1000 जूल दिया है, 1000 जूल दिया है। तो उसका जो टेम्परेचर है 20 से 70 हुआ है। अपन तुरंत डेल्टा टी निकाल लेते हैं, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? हीट कैपेसिटी। तो अपने को सबसे पहले बोला है हीट कैपेसिटी, यानी कि सी बोला है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत फॉर्मूला याद। सी, अच्छा हीट कैपेसिटी है ना, तो क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू कितना दे रखा है? 1000। डेल्टा टी कितना है? 50। सॉल्व करो कितना आएगा? 20। ऐसे ही दूसरा क्या पूछा है? मोलर। तो तुरंत मोलर का फॉर्मूला याद आएगा, क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो क्यू बाई एन डेल्टा टी 1000 अपॉन कितने मोल है? 180 ग्राम पानी है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, यानी कितना आ गया? 10। सर 1000 अपॉन 10 इंटू 50 सॉल्व करोगे आएगा 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट का आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज एस। तो एस का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्यू कितना है? 1000, मास कितना है? 180, डेल्टा कितना है? 50। सॉल्व करोगे 1/9 आंसर आएगा। ये जो मैंने आपको समझाया, इसी का प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दे रखा है, एक बार देखना। बहुत आसानी से बनता है। लेकिन मैं इसी सवाल को कैसे कर रहा हूं देखना एक बार आप लोग, वो भी जरूरी है। विजय प्रजापति बेटा, अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां चेंज की बात हो रही, वो मैंने शुरू में कहा। अपने को डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी 50 है, तो चाहे 50 डिग्री सेल्सियस बोलो, चाहे 50 केल्विन बोलो, बात बराबर है भाई। ये डिफरेंस की बात हो रही है। अभी फील नहीं आया सानिध्य, अभी फील आएगा, देखना बेटा। अब इसी सवाल को मैं ऐसे कर रहा हूं, लिसन केयरफुली, एक बार आपका ध्यान चाहिए। सुन रहे हो क्या? सुनना। हमारे पास पानी है, हाँ है। पानी 180 ग्राम है, हाँ है। हमने इसको 1000 जूल दिया, हाँ दिया। 1000 जूल देने से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सबसे पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी बोलते हैं ना, तो अपने को वेट से मतलब नहीं होता। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। 180 ग्राम पानी, वेट से मतलब नहीं है, तो वेट को तो फोकस ही मत करो। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी की बात कर रहा। तब क्या बोलोगे? 1000 जूल देने से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ना यार। तो ये भी तो बोल सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ता है? जब 1000 जूल देते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कब बढ़ेगा? जब 1000/50 देंगे, यानी कि 20 जूल पर केल्विन। कौन सा फॉर्मूला लगाया? फील का। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट जो है मोलर। अब मोल से मतलब है 180 ग्राम पानी है, समझ गए। नंबर ऑफ मोल बराबर 180/10, 18 बोले तो 10। कितने मोल पानी है? 10। क्या बोलेगे? सुनना। 10 मोल पानी को 10 मोल पानी को जब 1000 जूल देते हैं,
तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ये बोलो मेरे साथ, 10 मोल पानी को जब 1000 जूल देते हैं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 10 मोल को 1000 तो सर एक को 100 जूल। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 10 मोल को जो 1000 जूल है वही 1 मोल पानी को 100 जूल है। तो 100 जूल देने पे 1 मोल पानी का 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। सर 100 जूल पे 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कितना, 100/50 यानी कि 2। ऐसे भी आएगा। क्लियर क्लियर। ये जो मैं फील से बता रहा हूं इसे फील करो, हम कैसे बिना फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो भी सुन लो। आपसे बोल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन है, बोलो ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन है, बोलो ना। 1 ग्राम के लिए। अपन क्या बोलेंगे, सुनना। सर 180 ग्राम पानी, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं थर्ड पार्ट इधर। 180, दूसरा कलर ले लूं। 180 ग्राम पानी को देते हैं 1000 जूल, तो टेम्परेचर बढ़ता है 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन। बोलो बोलो एक बार। 180 ग्राम पानी, बोलो बच्चों जिनको फील नहीं आया। 180 ग्राम पानी को देते हैं 1000 जूल, बोलो। तो टेम्परेचर बढ़ता है 50 केल्विन। हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट, हमें चाहिए 1 ग्राम। 180 ग्राम को दिया 1000 जूल, तो बोलो 1 ग्राम को कितने जूल, 1000/180 जूल। 1 ग्राम को इतने जूल दोगे तो टेम्परेचर 50 केल्विन बढ़ेगा। 1 ग्राम को इतने जूल दोगे तो टेम्परेचर 50 केल्विन बढ़ेगा। हमें तो 1 केल्विन की हीट चाहिए, क्योंकि जो 1 केल्विन की हीट होती है वही तो हीट कैपेसिटी होती है। कभी मोलर तो कभी स्पेसिफिक तो कभी सिंपल होती है। मतलब हम क्या कहेंगे, सर 50 केल्विन देने, सॉरी 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ता है जब 1000/180 जूल एनर्जी मिलता है। 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ता है जब 1000/180 जूल एनर्जी मिलता है। तो बोलो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सर 1000/180 इंटू 50, बोले तो 1/9। अरे यार शुभम कुमार, अरे कौन बोला था सर डिग्री सेल्सियस या केल्विन? 156 बार बता चुका हूं मैं, यहाँ अंतर है, चाहे केल्विन बोलो चाहे सेल्सियस बोलो, बात बराबर है। क्यों बार बार एक ही चीज बोल रहे हो? यहाँ अंतर की बात हो रही है। कौन बच्चा था, शुभम कुमार? बेटा डिफरेंस है ना यार। 35 - 25 कितना होगा, 10। अब 25 में 273 ऐड कर दो, 298। 35 में 273 ऐड कर दो, कितना होगा? डिफरेंस तो 10 ही ना होना है। हेलो, अब आप मुझे बताओ, आप कैसे करना चाहोगे? फील से करना चाहोगे कि फॉर्मूले से करना चाहोगे? आप कैसे करना चाहोगे? फील से करना चाहोगे कि फॉर्मूले से? बच्चे कहते हैं कुछ फील से, कुछ कहते हैं फॉर्मूले से। मेजर बच्चे यहाँ कहते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि आज उन्हें फॉर्मूला याद है। 3 महीने बाद में पूछता ना, कहते सर फील ही आपने अच्छा बता दिया था। खैर, अपने को तो दोनों सीखना है। देखो ये आप हो, आप कह रहे हो सर ये पहले क्यों नहीं बताया फील। हाँ, दोनों ही लेके चलना है, केवल फील नहीं, केवल फॉर्मूला नहीं, दोनों ही लेके चलना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे करे, हाँ सर ये पहले क्यों नहीं बताया। ऑल राइट, बिल्कुल। हाँ, तो आप ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो कंप्यूटर में आप, है ना? बिल्कुल आपके जैसा है। ऑल राइट, तो अब मैंने आपको 2 सवाल सिखाए, अब आपको आंसर देना है। क्या आप तैयार हैं आंसर देने के लिए? अब आपको आंसर देना है, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। तुरंत आंसर चाहिए। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? अरे सर तो बहुत आसान है। क्यों, सुनो ना। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ O2 इज 320। मोलर हीट कैपेसिटी है, मतलब 1 मोल की है। 1 मोल किसका? O2 का। O2 का 1 मोल कितना? 32 ग्राम। 32 ग्राम को लगते हैं 320 जूल,
तो बोलो 1 ग्राम को कितने जूल, 320 बटे 32। सर आपने 1 ग्राम क्यों सोचा? अरे स्पेसिफिक है ना। अरे हाँ, 10 जूल पर ग्राम पर। हद आसान है, हद आसान है। सीख गए क्या? अगर आप सीख गए तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। जो स्ट्राइक करे, फॉर्मूला स्ट्राइक करे तो फॉर्मूला लगाओ, फील स्ट्राइक करे तो फील लगाओ, दोनों साथ साथ चलाओ तो मजा आ जाए। दोनों साथ साथ चलाओ तो मजा आ जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को, तो अच्छे सवाल भी कर जाओगे। सोचो क्या दिया है, क्या पूछा है। हमेशा डाटा को ध्यान से पढ़ो। अपने को दिया क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी दे रखा है, सीएमवी दे रखा है, समझो। चलिए समय समाप्त। मैं कर रहा हूं बेटा, ध्यान चाहिए आपका, मैं कर रहा हूं, मैं ध्यान चाहिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज लिसन केयरफुली। आप बाद में कर लेना। सुनो, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस is heated such that temperature increases from 10 डिग्री सेल्सियस टू 100। अब मन में सवाल आना चाहिए, यार गरम तो किया, पर गरम कैसे किया? कांस्टेंट प्रेशर पे किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया? नहीं दिया है, लेकिन आगे डेल्टा एच पूछा है। अरे डेल्टा एच है, तुरंत समझ में आ गया कांस्टेंट प्रेशर की बातें चल रही है। सवाल में डायरेक्ट शब्दों में नहीं लिखा है कांस्टेंट प्रेशर, आई एग्री, लेकिन जब आप सवाल को पढ़ोगे तो डेल्टा एच जैसे ही पूछा, समझ में आ गया कांस्टेंट प्रेशर की बातें चल रही है। यार कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो डेल्टा एच होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेल्टा ई होता है ना बेटा। क्लियर? मतलब समझ में आ गया, अपने से कांस्टेंट प्रेशर वाला डेल्टा एच पूछा है। पर यार डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच तो हीट होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। और हमें पता है डेल्टा एच पूछा है, तो कुछ बच्चों के मन में तुरंत फॉर्मूला आता है। सर फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर एन सीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच है मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, साथ में सीपी है। डेल्टा ई है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब साथ में सीवी है। लेकिन अभी हमसे पूछा डेल्टा एच है, तो फॉर्मूला आपके मन में आ गया एनसीपी डेल्टा टी। भैया सीपी मिल जाए मजा आ जाए, पर सवाल में तो सीवी दिया है। यार सीवी दिया है 1 मोल का, तो सीपी निकाल लेते हैं 1 मोल का। सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, सीपी बराबर सीवी प्लस आर होता है। सीवी की वैल्यू कितनी? सीवी की वैल्यू 20। 20 जूल है किलो जूल है? जूल। तो आर भी किस में लिखोगे? जूल में। अगर कैलोरी में होता तो सर कैलोरी में, वो किस में है? जूल में। आर किस में लिखेंगे? जूल में। 8.3, ये कितना आया? 28.3। ये क्या है? सीपी। हमें चाहिए क्या? सीपी। हमसे पूछा क्या? डेल्टा एच। मोल दे रखा है, दे रखा है। चलो वैल्यू पुट करते, 10 इंटू 28.3 इंटू डेल्टा टी बोले तो 100, आंसर आएगा 28300 जूल। चाहे तो आप बोल दो 28.3 किलो जूल। चलेगा? बोलो चलेगा? एग्जैक्ट आ रहा है हर्ष यार, क्या कर रहे हो? एक बार फील से देख लो, चलो सब लोग फील से, एक बार फील से, फील से। सुनो 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 सुनो। 10 मोल को गर्म करते हैं तो अपने से डेल्टा एच पूछा है। चाहे फील से करो चाहे फॉर्मूले से करो, एक बात हमेशा याद रखना, कंडीशंस को देखना। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच पूछा है तो समझ जाओ आपसे कांस्टेंट प्रेशर की बातें कर रहा है, राइट? मतलब अपने से ये पूछ रहा है कि 10 मोल को गर्म करते, इमेजिन करो एक कंटेनर में 10 मोल गैस भरी है, इसको गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बताओ कितनी हीट दी? कितनी हीट दी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितनी हीट किस कंडीशन पे दी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे दी तो अलग हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी तो अलग हीट है, राइट? तो ये तो समझ में आ गया, अपने से डेल्टा एच पूछा है मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, तो इमेजिन करो ना यार, ये ऐसे आपसे सवाल पूछता हूं, ये मान लो भरा है इसमें कोई लिक्विड, मैं कहूं इस लिक्विड का मुझे मोलर हीट कैपेसिटी पता है, तो मोलर का मतलब यही हुआ ना कि 1 मोल को इतनी हीट लगती है। मुझे पता चल गया कि सवाल हमसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है। मुझे पता चल गया कि सवाल हमसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है। तो पहले एक काम करते हैं,
एक मोल को कितनी हीट चाहिए निकाल लेते हैं। एक मोल को हीट चाहिए 28.3। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, एक मोल को देते हैं 28.3 जूल, तो टेम्परेचर बढ़ता है 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या तो 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो, 100 केल्विन बोल दो, बात बराबर है। एक मोल को 28.3 जब देते हैं तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं सर ये तो सीपी है, और सीपी डिफाइन है एक केल्विन के लिए। सर सीपी डिफाइन है एक केल्विन के लिए, बस तो सुनिएगा। एक मोल को, ये 28.3 क्या है ये बताओ सर। सीपी, सीपी का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो 28.3 जूल देते हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ता है 1 केल्विन। तो 10 मोल को, सर 10 मोल आपने क्यों सोचा, अरे 10 मोल लिखा है ना, तो 10 मोल को कितना देंगे सर 283 जूल। तो 283 जूल देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा 1 केल्विन, लेकिन हमें कितना बढ़ाना है सर 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 केल्विन पे 283, तो सोचो ना 100 केल्विन पे कितना सर 28300 जूल। ऐसे प्रथम लगा सकते हो। ऑलराइट, ये जो आपके सामने हमने सवाल किया फील्ड से फॉर्मूले से दोनों से किया, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। आशुतोष व्यास ने सबसे पहले सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आशुतोष व्यास का आंसर सबसे पहले सही है, वेरी गुड बेटा। चलिए, कुशल मंगल आपका आंसर गलत है। कहां गायब थे दिन से कुशल, बड़े दिनों बाद आंसर दे रहे हो। सब लोग आपके बारे में पूछ रहे थे कुशल कहां गया, कुशल मंगल का सब कुशल मंगल तो है। तबीयत खराब थी, ऑल राइट। चलिए, बहुत आसान है, समय समाप्त मैं कर रहा हूं, समय समाप्त आपने कर लिया। इधर ध्यान देंगे, when 330 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, कंडीशंस पे ध्यान देना है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर बोला, दिमाग में पक्का हो गया भैया, कांस्टेंट प्रेशर की बातें चल रही है, मतलब जो हीट दे रहे हैं 3 मोल को। यार 1 मोल होता तो यही सीपी होता, पर 3 मोल है यार, ये टोटल हीट है, और जो टोटल हीट है वही डेल्टा एच है। डेल्टा एच दे रखा है 330 जूल दे रखा है, टोटल मोल दे रखा है 3 मोल, टेम्परेचर कितना बढ़ा 2.5, तो डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 2.5 केल्विन। हमसे पूछा क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हमसे सीवी पूछा है। यार सीपी निकालने मजा आ जाए, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा एच दे रखा है 330, नंबर ऑफ मोल है 3, सीपी हमें निकालना है, डेल्टा टी दे रखा है 2.5, सीपी की वैल्यू शायद यहां से आती है 44, शायद। क्लियर, पर सवाल हमसे सीपी नहीं पूछा है, हमसे सीवी पूछा है। खेल खत्म, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, तो सीवी बराबर सीपी माइनस आर, तो 44 जूल है किलो जूल, जूल तो वो भी किस में लोगे, जूल में। तो आर की वैल्यू 8.3 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 35.7, शायद देख लो मुझे याद नहीं कितना है, 35.7 है कुछ और है, देखो देखो कितना आया, 35.7 है कुछ और है, 35.7 है कुछ और है, हाँ ठीक है 35.7 है कुछ और है, 35, ऑलराइट। ये जो मैंने किया फॉर्मूले से किया, चलो इसे करके बताता हूं मैं फील से। सुनो सुनो फील से, सुनो सुनो फील से, देखो जरा 330 जूल देते हैं 3 मोल को, 330 जूल देते हैं 3 मोल को, तो टेम्परेचर बढ़ता है 2.5 केल्विन। 3 मोल को 330 दिया, तो सोचो 1 मोल को कितना दिया सर, 1 मोल को 110 दिया। सर आपने कैसे निकाला, 330/3 कर लोगे ना यार,
330 दिया 3 मोल को तो टेम्परेचर बढ़ा 2.5 केल्विन, तो 1 मोल को दिया 110 जूल तो टेम्परेचर बढ़ा 2.5 केल्विन। लेकिन हमें हमेशा 1 केल्विन सोचना होता है। अंकित रोशन लगा सकते हैं, फिर सारा डाटा वैसा लिखना, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बच्चे ने कुछ पूछा, उसे बता रहा हूं, आपसे कोई काम का नहीं है, ठीक है। 110 जूल 1 मोल 2.5 केल्विन। हेलो, तो 110 जूल, अब ऐसे सोचो ना, 110 जूल से टेम्परेचर बढ़ता है 2.5 केल्विन। ऐसे भी तो कह सकते हैं 2.5 केल्विन टेम्परेचर बढ़ता है 110 जूल से, तो 1 केल्विन बढ़ेगा 110 बटे 2.5 जूल से, 44 करो आएगा, डिवाइड करोगे आएगा 44, तो 1 केल्विन 1 मोल, यही तो भैया सीपी है। पर सवाल हमसे सीपी नहीं सीवी पूछा है। सीपी सीवी के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, यहां से सीपी निकाल देना, आंसर वही आएगा 35.7। फील जरूरी है, एक ट्रिकी सवाल के लिए अपने को सारा किस्सा बताना पड़ता है ताकि आप दोनों पैरेलल लेके चले, तभी मजा आता है। ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर इज 35.7 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या बात है, दोनों दोनों साथ साथ लेके चलो बेटा। सच बताऊं, मैं फील इसलिए नहीं बताता हूं, फील इसलिए बताता हूं, जब बाद में हीट कैपेसिटी का सवाल आएगा ना, तो आप सवाल को फील करके पढ़ते हो एक्चुअली, तभी फॉर्मूला याद आता है ना, मतलब आपके जहन में दोनों होगा, आप देखना। ऑल राइट, तो ये जो सवाल था जिसका आंसर है 35.7। चलो अब हम कुछ अगला सीखते हैं। आप सबका फिर से ध्यान चाहिए, A4 साइज के पेपर में आ जाओ, कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं, लिसन केयरफुली। बच्चों, हमने आपको हीट बताया, हमने आपको वर्क बताया। तब मैं आपको वर्क बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था जो वर्क होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है और हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है। वर्क कई तरीके का होता है, लेकिन हम लोग जो वर्क पढ़ते हैं केवल पीवी वर्क पढ़ते हैं, राइट। हम लोग नॉन पीवी वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं केवल पीवी वर्क की, राइट। अब जो पीवी वर्क होता है ना, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो अलग अलग प्रोसेस में आप उसे अलग अलग तरीके से परफॉर्म कराओगे तो वही वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट। चाहे आइसोथर्मल हो, प्रोसेस होता क्या है, जिस माध्यम से हम एनर्जी देते हैं। भाई मैंने कहा ना, सिस्टम को एनर्जी देने लेने का दो ही रास्ता है, एक है हीट, दूसरा है वर्क। हीट और वर्क देने के लिए हम लोग प्रोसेस कराते हैं, करना प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है, जो आपको मैंने कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस बताए थे, दैट इज आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड सो ऑन। कोई भी प्रोसेस हो, ये जो प्रोसेस होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। आपको मैं कुछ याद दिला रहा हूं, याद आए तो बताना। जब मैं आपको रिवर्सिबल समझा रहा था, तो मैंने ऐसा केस लिया था एक पिस्टन का, और पिस्टन के ऊपर यहां रखी थी सैंड, बोले तो रेत। रिवर्सिबल तरीके से एक्सपांशन कराने के लिए, रिवर्सिबल तरीके से एक्सपांशन कराने के लिए हमने एक एक करके रेत को हटाया था। बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है, अंदर का प्रेशर P इंटरनल है। जब एक एक करके रेत को हटाते हो, जब एक एक करके रेत को हटाते हो, तो P एक्सटर्नल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा करके घटता है। मतलब ये जो P एक्सटर्नल है, हर पल हर दम बदल रहा है। ये जो P एक्सटर्नल है बदल रहा है, यानी कि वेरिएबल है। जब प्रोसेस रिवर्सिबल ढंग से कराया जाता है, तो जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो वेरिएबल, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है। लेकिन वहीं पे ये जो प्रोसेस है, इसका करने का एक दूसरा तरीका है, वो कुछ ऐसा कि मान लीजिए हमारे सामने ये पिस्टन है, इसके ऊपर रखी रेत है, यहां पे P एक्सटर्नल है और यहां पे P इंटरनल है। पल भर के लिए मान लो P इंटरनल 5 है, P एक्सटर्नल भी 5 था। आपने ये जो रेत है या तो रिवर्सिबल तरीके से हटाया, जिसे करने में आपको सालों लग सकते हैं, जो कि एक आइडियल प्रोसेस है, जो कि बहुत 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 धीरे होता है। लेकिन अगर मैंने इस रेत को एक झटके से हटा दिया होता, सारी की सारी रेत को एक बार में गिरा दिया होता, ऊपर जो प्रेशर 5 एटीएम था, एक झटके से घट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटीएम के बराबर हो गया होता। बच्चा मुझसे कहता है सर, पहले 5 एटीएम था, तो क्या पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं था? नहीं, पहले भी था। पहले ये जो 5 है, उसमें एक एटमॉस्फेयर का था और 4 रेत का था, ऐसा मानो। ऐसा समझो ना, आपने पिस्टन को ऊपर से दबाया है, तो आपने 4 एटीएम का प्रेशर लगाया है, रेत रख के भी वही काम कर रहे हैं। आपने एक झटके से सारी रेत को हटा दिया,
ऊपर का प्रेशर एक झटके से बदल के 1 एटीएम हो गया, लेकिन अंदर का प्रेशर 5 था, अभी भी 5 है। लेकिन इस प्रेशर के इम्बैलेंस से अब कुछ होगा, इस प्रेशर के इम्बैलेंस से अब कुछ होगा, अब होगा एक्सपांशन। तो ये जो पिस्टन था ये ऐसे ऐसे एक्सपांड हो रहा है, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां यहां यहां। जब एक्सपांशन हो रहा है तो अंदर का प्रेशर 5 था, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम था। लिसन केयरफुली, जब एक्सपांशन हो रहा है तो अंदर का प्रेशर घट रहा है, 5 से 4 से 3 से 2, लेकिन बाहर का प्रेशर 1 एटीएम नहीं बदल रहा है। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जब रिवर्सिबल होता है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है। कंसेप्ट नंबर 1, वर्क किसी भी प्रोसेस में या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल तरीके से होता है। जब रिवर्सिबल होता है तो पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, लेकिन जब इरिवर्सिबल तरीके से होता है तो एक एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट के अगेंस्ट एक्सपांशन होता है। अंदर का प्रेशर बदल रहा, लेकिन बाहर का प्रेशर तो 1 एटीएम है, और ये तब तक चलता जाएगा, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि अंदर का प्रेशर 1 नहीं हो जाएगा, तभी तो एक्सपांशन होगा। हाँ होगा। होता क्या है, जब हम अलग अलग प्रोसेसेस में, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जब हम अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन निकालेंगे तो इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, कहां एक्सटर्नल वेरिएबल है और कहां नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप सबके सामने A4 साइज का पेपर होना चाहिए, जहां मैं बोलूं लिखना तो लिखना। सबसे पहले कॉपी में लिखो, उसी पेज में लिखो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। उसमें सबसे पहला अपन लिख रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम लोग सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकाल रहे हैं। हम लोग सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकाल रहे हैं। जैसा मैंने क्लास के शुरुआत में कहा, फिर कह देता हूं, ये जो वर्क का फॉर्मूला है हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में नहीं है, ये डिटेल में फिजिक्स में आता है। इसीलिए मॉड्यूल में इसके लिए केवल 4 से 5 सवाल है, क्योंकि अपन इसे बहुत नहीं पढ़ते। क्यों पढ़े, जब फिजिक्स में पढ़ रहे तो काहे क्या पढ़े। क्लियर, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, हाँ यहाँ ऐसे एंड सो ऑन, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जब कभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यही होगा। चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मात्र एक फॉर्मूला होगा, वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। वॉल्यूम में फर्क एक साथ आता है, बदल नहीं रहा। एक झटके से V2 V1 होगा। क्लियर, एक एक करके हम लोग सभी में निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री एक्सपांशन की। फ्री एक्सपांशन जब होगा तो उसमें कितना वर्क डन होगा। फ्री एक्सपांशन है, आजाद होके आज खुला है, आजाद होके एक्सपांड हुआ है। आजादी कब आती है, जब अगेंस्ट में कोई नहीं होता। जब अगेंस्ट में कोई होता है तो उससे लड़ना पड़ता है। फ्री एक्सपांशन का मतलब है अगेंस्ट में कोई नहीं है, का मतलब है पी एक्सटर्नल 0 है। इस फॉर्मूले से लगाओ चाहे फील्ड से लगाओ, जब सर अगेंस्ट में कोई है ही नहीं तो काहे का वर्क होगा, वर्क डन 0। काहे का वर्क डन होगा, वर्क डन 0। चाहे तो यहां वैल्यू पुट करके कर सकते हो। फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है पी एक्सटर्नल 0। कभी कभी कुछ लोग इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, पी एक्सटर्नल 0 है यानी कि वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम में वर्क डन कितना होता है, एक्सपांशन का 0। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं अपन आइसोकोरिक में। बच्चों जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, लिख लेंगे फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है आप सभी जानते हैं, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा वी 0 होता है। हम जिस वर्क को पढ़ रहे हैं वो वर्क तभी होता है जब उसमें या तो एक्सपांशन या तो कंप्रेशन होता है। जब एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों नहीं हुआ तो हम जिस वर्क की बात कर रहे हैं वो वाला वर्क भी नहीं हुआ। चाहे फील्ड से कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, डेल्टा वी 0 होगा तो डब्ल्यू भी तो 0 होगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन आइसोथर्मल में। जब आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आप सभी समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। इमेजिन करिए हमारे सामने ये पिस्टन है, राइट। इमेजिन करिए हमारे सामने ये पिस्टन है, ये उसका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पिस्टन है तो मैं यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना देता हूं। ये पिस्टन है, अंदर का कुछ प्रेशर है, हमें इसका एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन करना है, अपने पास 3 वेरिएबल, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है।
जब एक्सपांशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बदल रहा है। अब हम क्या बदले कि एक्सपांशन हो? टेम्परेचर बदलने की इजाजत नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल है। टेम्परेचर नहीं बदल सकते हो तो अब एक ही चीज है जो बदल रही, वो क्या है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर बदल रहा? अंदर का कि बाहर का? सर बाहर के बदलने का सवाल नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रेशर का जो पी एक्सटर्नल होता है वो तो कांस्टेंट होता है। तो बदल कौन रहा है? अंदर का प्रेशर। अंदर का प्रेशर कैसे बदल रहा है? सर इरिवर्सिबल तरीके से। इरिवर्सिबल तरीके से अंदर का प्रेशर बदला है, कहीं से एनर्जी मिला है, ऑब्वियसली हीट मिला होगा, तो उससे प्रेशर बदला है। प्रेशर बदला है तो एक्सपांशन हुआ है, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, अगर इरिवर्सिबल है तो एक ही फॉर्मूला होता था, है, रहेगा। अगर इरिवर्सिबल है तो एक ही फॉर्मूला होता था, रहेगा। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। किस्मत अच्छी होती है, सवाल में पी एक्सटर्नल दिया होता है, V2 और V1 दिया होता है, वैल्यू पुट करो, आंसर मिलता है, खेल खत्म होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमें वॉल्यूम नहीं दिया होता। जब वॉल्यूम नहीं दिया होता तो सोचो क्या दिया होगा? टेम्परेचर तो देने से रहा क्योंकि बदल नहीं रहा, तो क्या बदल रहा? प्रेशर। तो क्या दिया होगा? प्रेशर। फील कर पा रहे हो क्या? मतलब हमने जो ये W का फॉर्मूला लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हमें वॉल्यूम नहीं दिया, सवाल तो नहीं दिया, क्या करें, लड़े उससे? जो दिया उसका इस्तेमाल करते हैं। उसने हमें दिया प्रेशर, तो प्रेशर लिखना है, पर सीधे प्रेशर तो लिख नहीं सकते। पीवी बराबर एनआरटी होता है। हमें वॉल्यूम को प्रेशर के फॉर्म में लिखना, मतलब एनआरटी बाई पी है। तो जहां V2 है वहां क्या लिख देंगे? एनआरटी बाई P2। एन तो नहीं बदला, क्लोज सिस्टम है। आर तो कभी नहीं बदलता, टेम्परेचर नहीं बदला क्योंकि आइसोथर्मल है। क्या बदला? प्रेशर P2। किसका प्रेशर? सिस्टम का। माइनस एनआरटी बाई P1। सर ये कब लगाएंगे? डाटा स्पेसिफिक है यार, कब कौन सा डाटा दिया है वाली बात है, राइट? डाटा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो बदल लेना। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, हमने फ्री एक्सपांशन कर लिया, आइसोकोरिक कर लिया, आइसोथर्मल कर लिया। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस लिखे बच्चों, बताओ? सर नेक्स्ट प्रोसेस अपन ले लेते हैं आइसोबैरिक। मान लेते हैं अपने सामने आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। अपने पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। आइसोबैरिक प्रोसेस हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, एक ही फॉर्मूला होता था, होता रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सीधे वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। अब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदल रहा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो पीवी बराबर एनआरटी है। तो वॉल्यूम बदला है तो क्यों बदला है? टेम्परेचर बदलने से। भाई आइसोबैरिक है, प्रेशर नहीं बदल रहा था, तो अंदर अपन ने क्या बदला कि एक्सपांशन टेम्परेचर। तो कभी कभी अपन लिख देते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो कभी कभी लिख देते हैं क्या? माइनस एनआर डेल्टा टी। ये क्या है? फॉर्मूला। किसका? वर्क डन का। किसमें? आइसोबैरिक में। A4 साइज में लिख लेंगे अगला फॉर्मूला। बच्चों फ्री एक्सपांशन हो गया, आइसोथर्मल आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक भी हो गया। एक प्रोसेस बच रही, कोई बताएगा क्या? एडियाबैटिक। बच्चों सुनिए ना, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हमारा वर्क डन का एक फॉर्मूला होता था, होता है, रहेगा। बोलो क्या? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। किस्मत अच्छी रही, पी एक्सटर्नल दिया होगा, डेल्टा वी दिया होगा, वैल्यू रख देना, सॉल्व हो गए, आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं दिया होता, कभी कभी हमें नहीं दिया होता है वॉल्यूम। अब क्या करें? मैंने क्या सोचा यार, ये एडियाबैटिक है, हाँ। एडियाबैटिक क्यू जीरो होता है, हाँ। हम सब जानते हैं फ्लॉट से, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हाँ। क्यू जीरो है, हाँ, मतलब जो वर्क डन होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा, हाँ। और मैंने आपको कुछ देर पहले हीट कैपेसिटी से समझाया था, डेल्टा ई का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, मतलब हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला हो गया एनसीवी डेल्टा टी। लिख लेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी। फ्री एक्सपांशन, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। कोई प्रोसेस बच रहा है क्या बच्चों? अरे प्रोसेस हो गए मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड। कोई प्रोसेस बच रहा है क्या? बोलो ना, मैं चाहता हूं आप बोलो, एक प्रोसेस बच रहा है। साइक्लिक। जो साइक्लिक प्रोसेस है उसका केस हम केमिस्ट्री वाले नहीं पढ़ते हैं, वो फिजिक्स में आएगा, क्योंकि साइक्लिक में वो पीवी डायग्राम बनता है, पीवी डायग्राम वाला पूरा एनालिसिस फिजिक्स में आता है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस साइक्लिक प्रोसेस ओवर हियर। क्लियर? मैं जानता था आप बोलो तो मैं बोलूं कि साइक्लिक प्रोसेस यहां पर बात नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर?
सारी बातों की एक बात। हाँ बेटा असदुल्ला अनवर, मैं कब से कह रहा हूं लिखो लिखो लिखो। ऑलराइट, सारी बातों की एक बात, जब जब इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा वर्क डन का एक ही फॉर्मूला लगाया जाएगा। बोलो क्या? बोलो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लिख लो एक बार, लिख लो एक बार। लिख लिया? लिख लिया? ऑलराइट, तो मैंने कहा जो वर्क डन होगा वो दो तरीके से होगा, या तो इरिवर्सिबल होगा या तो रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के सारे किस्से अपन ने निपटा डाले। अब आते हैं रिवर्सिबल पे बच्चों। जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा, जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा, क्या आएगा? रिवर्सिबल। लिसन केयरफुली। जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा, क्योंकि यहां पे पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, मान लीजिए पी है, ये वी है, और यहां लिख लेते हैं अपन पी एक्सटर्नल, मतलब धीरे धीरे करके बदल रहा, थोड़ा 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 ऐसे करके बदल रहा है, तो एक एक रेत हटा रहे। तो जब भी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बदलती हैं, हमें ये पूरा निकालना होता है एरिया, तो अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेट। क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होगा बच्चों, वो क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी v1 से v2। सर ये क्या है? वर्क का फॉर्मूला। किसमें? रिवर्सिबल में, राइट। रिवर्सिबल में ये वर्क का फॉर्मूला है। कोई भी प्रोसेस होगा ऐसे ही निकलेगा, इंटीग्रेट करो निकालो। पर अपन इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं, सभी प्रोसेस का निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्री एक्सपांशन। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओगे, फ्री एक्सपांशन में पी एक्सटर्नल कितना? बोलो। फिर कितना? जीरो। क्या यही वैक्यूम होता है? होता है। क्या अगेंस्ट में कुछ होता है? नहीं होता है। क्या वर्क डन जीरो होगा? होगा। बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोकोरिक की। क्या आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या पी वर्क हुआ? नहीं हुआ। क्या डब्ल्यू जीरो है? हाँ है। अरे कितना आसान है। हाँ सर। बच्चों फिर से बोलना, हमने बात कर ली फ्री एक्सपांशन की, हमने बात कर ली आइसोकोरिक की। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबैरिक में। बच्चों आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट? सर प्रेशर। सुनो, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब मान लीजिए हमारे सामने ये पिस्टन है, पिस्टन है, और हमें इसका जो एक्सपांशन कराना है, थोड़ा फील करना, वही रेत वाला, ऊपर सैंड रखा है। ऊपर क्या रखा है? सैंड। मुझे इसको ऊपर उठाना है। सुनना, ऊपर उठाना है पर आइसोबैरिक तरीके से, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए उठाना है। मतलब ऊपर से एक भी रेत नहीं गिराना। सर ऊपर से रेत नहीं गिराना, फिर भी आपको ऊपर उठाना है, मतलब अंदर का पी इंटरनल बढ़ाना है। मैंने कहा सही। तो पी इंटरनल कैसे बढ़ाए? सर टेम्परेचर बढ़ा दो। अरे गर्म करोगे प्रेशर बढ़ेगा तब ना ऊपर जाएगा। सही बात है। मतलब आज बदल कौन रहा? टेम्परेचर। मतलब हम लोग जानते हैं W बराबर माइनस पी डीवी फॉर रिवर्सिबल। सही है। तो उसे मैं कह सकता हूं माइनस इंटीग्रल एनआर डी टी फॉर रिवर्सिबल। सही है। बदल कौन रहा है? टेम्परेचर, T1 से T2। हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर से रिलेट कर दिया। इसे जब इंटीग्रेट करते हैं तो dt है। वही हो गया यार, इंटीग्रेशन ऑफ dx आप तुरंत नहीं कर लोगे सर x। हाँ या ना? तो जब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों अपने सामने वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? कोई बोलेगा? एन आर डेल्टा टी। अरे ये तो पहले जैसा आया। हाँ अच्छी बात है, माइनस एन आर डेल्टा टी। लो आइसोबैरिक का भी लिख लिया। अपनी A4 साइज के पेपर में ये सारे फॉर्मूले लिख लो रिवर्सिबल में। ठीक है क्या? फ्री एक्सपांशन हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया। चले आइसोथर्मल में चलते हैं। सच में सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल ही है, पर वही है केवल आइसोथर्मल बता दो तो बच्चों को लगता है सर आपने बाकी बताया नहीं, बाकी सब बकवास है, काम के नहीं है। आइसोथर्मल सुन लो। जो आइसोथर्मल होता है, जब उसमें रिवर्सिबल तरीके से वर्कडन होता है, तो उसके वर्कडन का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2 by V1। -2.303 nRT log V2 by V1। बताऊं कैसे आया फॉर्मूला? बताऊं कैसे आया? पहले कॉपी में फॉर्मूला लिखो, पहले कॉपी में फॉर्मूला लिखो। W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। बताऊं कैसे आया? विकास कह रहा हाँ सर बताओ। बेटा ये देखो,
आपके सामने डिटेल्ड सॉल्यूशन है, आपको हैंडआउट मिल जाएगा, इसे एक बार पढ़ लेना। एग्जैक्टली यार, डेरिवेशन क्या बताया फालतू का। फिर भी किसी बच्चे को हो तो उसके सामने लिखा हुआ है, बेटा ये आपको हैंडआउट दूंगा। किस बच्चे को? तो विकास, विकास मीणा आपको दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। हाँ आप पढ़ना बेटा, ठीक है, ऑल राइट। चलिए लौटते फिर से। तो आइसोथर्मल का आप लोग फॉर्मूला लिख लो वहां पे। आइसोथर्मल प्रोसेस में W का फॉर्मूला हो गया -2.303 nRT log V2/V1। किस्मत अच्छी होगी, सवाल में V2/V1 दिया होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल दिया होगा, पुट करना आंसर आएगा। कभी कभी सवाल में वॉल्यूम नहीं देता है, प्रेशर देता है। आप सब जानते हो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मतलब जहां V2 वहां P1 नहीं, जहां V2 वहां P1, जहां V1 वहां उल्टा कर देंगे ना। हाँ सही बात है। मतलब W का एक फॉर्मूला और -2.303 nRT log P1/P2। W is equal to -2.303 nRT log P1/P2। ये क्या है सर? फॉर्मूला किसका? वर्क डन का। किसमें? आइसोथर्मल में। गलत, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब आने वाला है। अगर सवाल बोले इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाना। अगर सवाल बोले रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का लगाना। कभी कभी सवाल में कुछ भी नहीं लिखा होता है, कभी कभी सवाल में कुछ भी नहीं लिखा होता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी नहीं लिखा है, तब भी समझ जाना वो इरिवर्सिबल ही है। मतलब सवाल बोल दे ये हुआ वो हुआ, समझ जाना इरिवर्सिबल लगाना है। रिवर्सिबल होगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो इरिवर्सिबल है। मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करता हूं, बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं सर क्या माने रिवर्सिबल की रिवर्सिबल। नहीं बोलेगा तो बोलो, नहीं बोलेगा तो इरिवर्सिबल, नहीं बोलेगा तो इरिवर्सिबल। सीखे क्या? चलो बच्चों सुनो ना, अपने पास रिवर्सिबल में 4 प्रोसेस हो गई, एक प्रोसेस बच रही यार। कोई एक प्रोसेस बच रही, कोई बताएगा क्या? एडियाबैटिक। चलो चलो एडियाबैटिक का वर्क निकाल लें। लिसन केयरफुली, आप सबका ध्यान चाहिए। हम लोग निकालने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। सर एडियाबैटिक नहीं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन। देखो बच्चों, जब जब रिवर्सिबल बोलेगा, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होगा, एक ही होगा। क्या? बोलो बोलो क्या? बोलो बोलो। -P एक्सटर्नल dV V1 से V2 इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, आपको एक फैक्ट बता दूं मैं। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना, उनके लिए PV इक्वल टू nRT ट्रू नहीं होता। जब आप कभी प्रोसेस को एडियाबैटिक तरीके से कराते हो, आप ये फिजिक्स में डिटेल पढ़ोगे, है ना, बहुत कुछ आएगा फिजिक्स में, बहुत कुछ आएगा। PV इक्वल टू nRT नहीं होता, PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि इनके लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता। मतलब इनके लिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ नहीं लगता, राइट। तो इनके लिए होता क्या है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा रिलेशन आता है, राइट। तो क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट जैसा रिलेशन आता है, तो जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट, तो इंटीग्रेट करते समय हम लोग यहाँ जो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे याद करो अभी कुछ देर पहले मैंने कह दिया ना, जहां V है उसका उल्टा कर दो P। ऐसा एडियाबैटिक नहीं चलेगा, क्योंकि एडियाबैटिक में ये जो लॉ है ना, ये है ही नहीं सही। उसके लिए हमें इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी कहानी फिजिक्स में आती है। मैं तो बता रहा हूं ऐसी कोई इक्वेशन है, और जैसे मैंने लिखा आप लोगों को याद हो गया होगा, मैं इसमें बहुत बातें नहीं कर रहा हूं। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है, तो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, वी हैव टू पुट वैल्यू फ्रॉम दीज इक्वेशंस, राइट। तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो होता है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जब हम यहां से वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो वर्क जो भी आएगा वो बड़ी आसान तरीके से हम जैसा निकाले वैसे आएगा। सर हम कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से। हमें पता है ये जो प्रोसेस है एडियाबैटिक, हाँ ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब Q0 है, हाँ ठीक है। हम सब जानते हैं एडियाबैटिक W है, हाँ ठीक है। हम सब जानते हैं जो W होता है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, हाँ ठीक है। और अपने को डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला आता है, बोलो क्या? NCV डेल्टा टी। सर ये तो वही वाला है इरिवर्सिबल। हाँ तो क्या करे, हो गया तो हो गया यार। मतलब चाहे इसे इंटीग्रेट करके निकालो, वो इसी के जैसा आएगा। कैसा? बताने वाला हूं। अपन ने कंसेप्ट निकाल लिया, W बराबर NCV डेल्टा टी। किस्मत अच्छी होती है, कभी कभी सवाल में CV दिया होता है, N
दिया है ना, तो कौन सी बड़ा सीवी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर, ऐसे, ठीक है। कभी कभी सीपी भी नहीं दिया होता, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, हाँ सीपी दे रखा है तो सीवी निकाल के पुट कर दोगे। कभी कभी सवाल में सीपी भी नहीं दिया होता, केवल गामा दिया होता है, केवल पॉइसंस रेशियो दिया होता है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को सीवी से डिवाइड कर दिया, तो सीपी बाय सीवी कहते चलेगा, चलेगा। सीवी बाय सीवी कहते चलेगा, चलेगा। सीवी बाय सीवन को 1 कहते चलेगा, चलेगा। आर अपॉन सीवी कहते चलेगा। सर आपके मन में सीवी से डिवाइड करने का ख्याल क्यों आया, क्योंकि मुझे यहाँ सीवी दिख रहा है। सर सीवी लिखा तो है, सवाल में सीवी नहीं दिया तब की तैयारी चल रही। सर सीवी नहीं दिया, सीपी दिया होगा, पहले पुट के निकाल लेना। सर सीपी भी नहीं दिया होता तब गामा दिया होगा, तो हम लोग इसीलिए इसे ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑलराइट, सीपी बाय सीवी को बच्चों हम लोग बोलते हैं गामा। गामा -1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी चलेगा, चलेगा। हमारा फोकस क्या है, सीवी। What we are trying to find is the value of CV. So I can say CV equal to R upon gamma -1. अरे इस वैल्यू को उठाओ, यहां चिपकाओ, नया फॉर्मूला बनाओ, W बराबर NR अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी। ये जो आपके फॉर्मूला लिखा है, यही फॉर्मूला एज इट इज यहां से डिराइव करके भी आएगा। आपकी जो इच्छा है वो याद कर लो, कॉपी में लिख लो। W इक्वल टू NR अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी, कॉपी में लिख लो। एडियाबैटिक रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल टू NR अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी। सभी लोग लिख लें। मैंने बच्चों सभी प्रोसेस में चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वर्क डन का फॉर्मूला बता दिया। हाँ, साइक्लिक की बात मैं नहीं कर रहा। लिख लिया, ऑलराइट। किसी को जानना हो ये कैसे आया, यही सारी बातें मैंने आपसे करी, यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, प्लीज इसे एक बार देख लीजिएगा। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है NR अपॉन गामा -1, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखा है NR डेल्टा टी, एक्चुअली NR डेल्टा टी, तो अपन इसे कह सकते हैं P डेल्टा V, राइट। तो NR डेल्टा टी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। अगेन हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इसका बहुत यूज नहीं आता है, बट वही है, इक्का दुक्का सवाल करने के लिए आपको सारी चीजें बता देती है। ऑलराइट, अभी खेल आने वाला है बच्चों। आप सबके पास जो A4 साइज का पेपर है उसमें कुछ फॉर्मूले आ गए होंगे, आगे है क्या, जरा देखो। इसमें ऐसी कुछ इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, वहां A4 नहीं लिखना है, बता रहा हूं। P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, T इंटू V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी इक्वेशन से अपन बातें करते हैं, व्हिच इज नॉट इन अवर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए, ये सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने अभी सिखाता हूं। उसके पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो ऑलरेडी आपको आती है। जैसे अगर कोई रिजिड कंटेनर है, तो रिजिड कंटेनर का मतलब है उसमें एक्सपांशन नहीं हो रहा, उसमें कंप्रेशन नहीं हो रहा। जब एक्सपांशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपना वाला पीवी वर्क भी नहीं होगा, मतलब वर्क डन कितना होगा, 0, राइट। तो वर्क इन क्लोज रिजिड वेसल इज 0 बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, समझाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री एक्सपांशन मतलब पी एक्सटर्नल 0, वहां वर्क 0 होता है, समझने की आवश्यकता नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एनजीआरटी, समझने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था न्यूमेरिकल में। ऑलराइट, ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आओ कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। यस राज, मेस बंद हो जाता है। अरे यार, मेस की दिक्कत फिर शुरू हो गई, वो तो क्लासेस में होती थी। यस राज बेटा, 5 मिनट और है ना, एक दो सवाल कर लें। हाँ, कुछ बच्चे बहुत तपस्या कर रहे हैं और मैं पूरी दुआ करूंगा आपकी तपस्या पूरी सफल हो बेटा। कुछ बच्चे सच में बहुत मेहनत करते हैं। ऑलराइट, बहुत ही आसान सवाल है, सुनो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन। आइसोथर्मल है, फ्री एक्सपांशन है, आइडियल गैस है। आइसोथर्मल के लिए क्या डेल्टा एच डेल्टा एच 0 आइडियल गैस, हाँ सही है। पहला ऑप्शन देखा, सही है। दूसरा ऑप्शन डेल्टा एच 0 होता है, होता है। डेल्टा एच 0 होता है, डब्ल्यू 0, अरे फ्री एक्सपांशन डब्ल्यू 0 होगा, सही है। तीसरा ऑप्शन डेल्टा एच भी 0 है, डेल्टा ई भी 0 है, डब्ल्यू भी 0 है, क्यू भी 0 है, डेल्टा टी भी 0, सर सब 0 है। विच इज द बेस्ट ऑप्शन, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, अरे नन ऑफ द अबव थोड़ी होगा।
ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये जो सवाल था, कैसा सवाल था? कैसा सवाल था बताओ जरा, कैसा सवाल था ये? बताओ ना कैसा सवाल था। देखो ये आपको, आप हंसते हुए, कैसा सवाल था? हाँ, ठीक था सर, ठीक था। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, देखो आपकी जैसे हंसी है, एग्जैक्टली आपकी जैसे हंसी है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। लैंग्वेज पढ़ लो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आपके A4 में फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। ये सवाल देखते हैं किससे बनता है, देखते हैं किस बच्चे से सवाल बनता है, देखते हैं किस बच्चे से सवाल बता रहे। वाह बहुत बढ़िया, लाइन से बच्चे सवाल बन रहा है, जोश आ गया, फ्लो आ गया सवाल करने का, क्या बात है। 10 मोल ऑफ आइडियल गैस, मोल दे रखा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, फटाफट बताओ ना यार। आइडियल गैस है क्या? हाँ आइडियल गैस है। आइसोथर्मल है क्या? हाँ। कांस्टेंट टेम्परेचर है क्या? हाँ। फर्स्ट पार्ट जीरो, सेकंड पार्ट जीरो। अरे आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा ई जीरो। डब्ल्यू सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगाओ ना, सॉल्व करो ना। -2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें। V2 by V1 फॉर्मूला लगाएं, आंसर पाएं, खुशी के गीत गाएं, एंड द करेक्ट आंसर इज, कैलकुलेशन भी तो नहीं है, -13,800 कैलोरी। अब यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सवाल में यूनिट बोला नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना, आर की सिंपल वाली यूनिट लेते हैं। आप सभी जानते हो आर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये लगाओगे तो आंसर जूल में आएगा, कैलोरी लगाओ तो कैलोरी में आएगा। कैलोरी लिख के थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाता है, कैलोरी लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू अपन ने कैलोरी में पुट कर दी, आंसर आ गया -13,800। ठीक है क्या? हाँ कोई बात नहीं, कुशल मंगल आपने जूल में दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो कह रहा हूं ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बच्चों ने जूल में दिया, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह। अगला सवाल है क्यू रिवर्सिबल। अब यार ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए आप सभी जानते हैं डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल डेल्टा कितना हो गया? जीरो। क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, जो डब्ल्यू आया था उसी का उल्टा कर दो, क्यू आ जाएगा। कितना आसान है। अगेन द आंसर इज 13,800। क्या आपसे सारे पार्ट बन गए? कितने बच्चों सारे पार्ट बन गए? रेज योर हैंड। कितने बच्चों से इस सवाल के चारों पार्ट बन गए? रेज योर हैंड। अब आपके अंदर आ गया होगा जोश, आ गया क्या? अरे वाह शानदार। देखो ये सारे जोशीले बच्चे, आप सर सवाल दो, आप हमें, आप सर सवाल दो, अभी हम आंसर देते हैं। देखो जोश से भरे बच्चे कुछ इस प्रकार से। अगला सवाल, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल है ना। बिल्कुल आप सब जोश से भर गए हैं, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। हाँ डायलॉग आपको पता है, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मजा आएगा ना बीडू है। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल, जो आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस is increased by 2 डिग्री सेल्सियस at constant pressure, then find work done। कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबैरिक है, फॉर्मूला आपके A4 में लिखा है। हाँ अभिषेक क्या चाहते हो, हैंडआउट में आए पिक्चर की नहीं आए? एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर ये पिक्चर हैंडआउट में आएगा क्या? ऑल राइट, बिल्कुल आएगा फिर। एट कांस्टेंट प्रेशर देन फाइंड, सॉल्व करूं क्या मैं? सर कोई आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, W बराबर माइनस एनआर डेल्टा टी। आपकी इच्छा है, आप कैलोरी लिखो, जूल लिखो, आपकी इच्छा चलेगा। तो आंसर हमने पहले लिखा है कैलोरी में, उसे कन्वर्ट किया जूल में। कुछ बच्चे इतना बता दे चलेगा, कुछ बच्चे इतना बता दे चलेगा। आप सबसे सवाल बन गया, बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच बच्चों। लिंक आप सबके पास है ही, जिनके पास नहीं है मैं एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर रहा हूं।
मैंने आपसे अपना नंबर आखिरी बार शेयर किया है। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, प्लीज मैसेज मी ऑन दिस नंबर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। किसी तरीके का मैसेज भेजो, व्हाट्सएप में या वैसे जो मैसेज होता है भेजो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो आपको जो हैंड आउट है लिंक पे मिलेगा, आप सभी जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्या करें सुधांशु बेटा, यार बच्चों के पास नहीं होता तो लगता है कि दे दें एक बार फिर से। तो आप लोग पता नहीं क्या लिंक घुमा देते हो कैसे। आपको पता है सारा काम जब लिंक पे आपको मिलता है हैंड आउट डेली का, और बहुत बेनिफिट रहता है उससे, पता आपको सेव करने की आवश्यकता है, जब लगे वहां से डाउनलोड कर लो। लिंक होना चाहिए अब सबके पास, आपका भी टाइम बचता है, अपना भी टाइम बचता है। मैं क्लास का हैंडआउट बना रहा हूं, जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। आदर्श बेटा मैं देखता हूं आज, वो मैंने क्लिक तो किया था, आपने जो सेंड किया था मैंने देखा नहीं, भी देखूंगा आज मैं उसे पक्का देखूंगा। टाइम नहीं होने की वजह से देखा नहीं मैंने, उसे पक्का देखूंगा आदर्श बेटा। ऑलराइट। ओके, आज की फाइल आपको लिंक पर ही मिलेगी। मैं यहां शेयर कर रहा था, यहां शेयर नहीं हो रही है बिकॉज फाइल साइज बिग है। तो फाइल आपको लिंक पर ही मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।